तो आज हमारा देश आजाद हो गया है और मैं यहाँ नेहरू चाचा का भाषण सुनने आया हूँ। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ आजादी का पहला दिन। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखें। इतिहास की किताबों में तारीखें दर्ज होती हैं, लेकिन उस शाम दिल्ली की हवाओं में जो दर्ज हो रहा था वह किसी भी सरकारी दस्तावेज से परे था। वह शाम थी 15 अगस्त 1947 की। स्थान था दिल्ली का इंडिया गेट के पास स्थित प्रिंसेस पार्क। योजना यह थी कि एक अनुशासित सैन्य समारोह होगा जहां ब्रिटिश हुकूमत का यूनियन जैक सम्मान के साथ उतारा जाएगा और आजाद भारत का तिरंगा आसमान की बुलंदियों को छूने के लिए ऊपर चढ़ेगा। आयोजकों ने कुर्सियां लगाई थीं, रस्सियां बांधी थीं और अनुमान लगाया था कि शायद 300 या हद से हद कुछ हजार विशिष्ट लोग इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनेंगे। लेकिन आजादी की प्यास क्या होती है, इसका अंदाजा न तो जवाहरलाल नेहरू को था और न ही लॉर्ड माउंटबेटन को। सूरज ढलने को था, लेकिन दिल्ली जाग उठी थी। देखते ही देखते प्रिंसेस पार्क में इंसानों का ऐसा सैलाब उमड़ा कि जिसकी कल्पना किसी ने सपनों में भी नहीं की थी। सरकारी आंकड़ों के 300 लोगों की जगह वहां 5 लाख लोगों का समुद्र हिलोरे ले रहा था। यह भीड़ हिंसक नहीं थी, यह भीड़ क्रोधित नहीं थी, यह भीड़ उस कैदी की तरह थी जिसके पैरों की बेड़ियां अचानक खोल दी गई हों। स्थिति यह हो गई कि देश के होने वाले प्रधानमंत्री और निवर्तमान वायसराय अपनी ही जनता के बीच फंसकर रह गए। जवाहरलाल नेहरू और लॉर्ड माउंटबेटन को मंच तक जाना था, लेकिन रास्ता था ही नहीं। चारों तरफ बस सिर ही सिर दिखाई दे रहे थे। प्रोटोकॉल, सुरक्षा घेरे और वीआईपी इंतजाम सब उस जनसमूह के प्यार के आगे धराशायी हो चुके थे। उस अफरा तफरी के बीच एक बेहद दिलचस्प और मानवीय दृश्य देखने को मिला, जिसका जिक्र लॉर्ड माउंटबेटन की बेटी पामेला माउंटबेटन ने बहुत ही रोचक ढंग से किया है। पामेला बताती हैं कि भीड़ इतनी सघन थी कि सांस लेना भी मुश्किल था। जब वह वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि पंडित नेहरू भीड़ के बीच फंसे हुए हैं, लेकिन उनके चेहरे पर शिकन नहीं बल्कि एक बच्चों जैसी उमंग थी। नेहरू ने दूर से ही पामेला को देखा और जोर से चिल्लाते हुए आवाज दी। नेहरू का सुझाव किसी प्रधानमंत्री जैसा नहीं बल्कि एक पुराने दोस्त जैसा था। उन्होंने पामेला से कहा, तुम भीड़ को चीरकर नहीं आ पाओगी, लोगों के कंधों और सिर पर पैर रखते हुए मंच तक आ जाओ। ये लोग बुरा नहीं मानेंगे, ये अपने हैं। पामेला हक्की बक्की रह गईं। एक राजसी परिवार की लड़की और ऐसा सुझाव? उन्होंने चिल्लाकर जवाब दिया, लेकिन पंडित जी, मैंने ऊंची एड़ी हाई हील्स वाली सैंडल पहन रखी है, लोगों को चोट लग जाएगी, उन्हें चुभेगी। नेहरू ने उसी जोश में जवाब दिया, तो सैंडल उतारो, उन्हें हाथ में लो और बस बढ़ चलो। और फिर दुनिया ने वह नजारा देखा जो शायद ही किसी राजनेता ने कभी किया हो। खुद जवाहरलाल नेहरू लोगों के कंधों और सिरों का सहारा लेते हुए कूदते फांदते हुए मंच की ओर बढ़े। उन्हें देखकर पामेला ने भी अपनी सैंडल उतारी और हाथों में पकड़ ली। वह दृश्य अद्भुत था। इंसानों के सिर एक कालीन बन गए थे और पामेला उस मानवीय कालीन पर चलते हुए सरदार पटेल की बेटी मणिबेन पटेल के पास जा खड़ी हुई। दूसरी तरफ लॉर्ड माउंटबेटन का हाल और भी बुरा या शायद अच्छा था। उनकी शाही बग्घी लोगों के हुजूम के बीच ऐसे फंस गई थी जैसे तूफान में नाव। इंच भर हिलने की जगह नहीं थी। बग्घी से उतरना तो दूर, उसका दरवाजा खोलना भी नामुमकिन था। माउंटबेटन समझ गए कि मंच तक पहुंचना असंभव है। उन्होंने वहीं से नेहरू की तरफ देखा और चिल्लाकर इशारा किया, लेट्स होस्ट द फ्लैग, चलिए झंडा फहराते हैं। और फिर प्रिंसेस पार्क में वह हुआ जिसके लिए सदियां तरस गई थीं। भारत का तिरंगा शान से ऊपर गया। माउंटबेटन ने अपनी बग्घी के ऊपर खड़े होकर ही तिरंगे को सलामी दी, लेकिन असली जादू तो उसके बाद हुआ। 200 साल की गुलामी, जलियांवाला बाग का दर्द और अनगिनत क्रांतियों के बाद जब अंग्रेज जा रहे थे तो भारत की जनता ने नफरत नहीं दिखाई। उस शाम भीड़ ने एक ऐसा नारा लगाया जिसने माउंटबेटन को भी रुला दिया। हवाओं में गूंज उठा, माउंटबेटन की जय, पंडित माउंटबेटन की जय। सोचिए, जिन अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो के नारे लगे थे, आज उसी अंग्रेज के लिए जय के नारे लग रहे थे। माउंटबेटन की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें वह सौभाग्य मिला जो इतिहास में किसी भी औपनिवेशिक शासक को नहीं मिला था। विदाई के वक्त नफरत के पत्थर नहीं बल्कि मोहब्बत के फूल मिले। उधर पूरा विश्व देख रहा था कि भारत माता की जय और जय हिंद के नारों से आसमान फट पड़ा था। लेकिन दोस्तों, 15 अगस्त की इस सुनहरी सुबह तक पहुंचने का रास्ता इतना सीधा नहीं था। इसके पीछे की कहानी में भी कई पेंच थे। आखिर 1948 में मिलने वाली आजादी 1947 में ही क्यों मिल गई? कहानी थोड़ा पीछे ले चलते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो चुका था। विंस्टन चर्चिल ने युद्ध तो जीत लिया था, लेकिन ब्रिटेन अंदर से खोखला हो चुका था। उनकी अर्थव्यवस्था टूट चुकी थी और भारत पर पकड़ ढीली पड़ रही थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज ने ब्रिटिश सेना के भारतीय सिपाहियों के अंदर विद्रोह की चिंगारी भर दी थी।
1946 में नौसेना का विद्रोह हुआ, जिसने अंग्रेजों को यह साफ संदेश दे दिया कि अब वे भारतीय सेना के दम पर भारत पर राज नहीं कर सकते। इसी मजबूरी के चलते ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ कॉमन्स में एक ऐतिहासिक घोषणा की। उन्होंने कहा, अंग्रेज 30 जून 1948 तक भारत छोड़ देंगे और सत्ता भारतीयों को सौंप देंगे। तारीख तय थी जून 1948, यानी अभी भी लगभग 1.5 साल का वक्त था। भारत के आखिरी वायसराय के रूप में लुई माउंटबेटन को इसी मिशन पर भेजा गया था कि वे धीरे धीरे सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी करें। माउंटबेटन का शुरुआती प्लान यही था कि वह आराम से 1 साल लेंगे और सब कुछ व्यवस्थित करके जाएंगे, लेकिन भारत पहुंचने पर माउंटबेटन ने जो देखा उसने उनके होश उड़ा दिए। देश सुलग रहा था। अंग्रेजों की ही बोई हुई बांटो और राज करो की नीति अब एक ऐसे जहर में बदल चुकी थी जो खुद अंग्रेजों के नियंत्रण से बाहर थी। जगह जगह सांप्रदायिक दंगे भड़क रहे थे। प्रशासन पंगु हो रहा था। उस नाजुक वक्त में भारत के एक अत्यंत बुद्धिमान नेता और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल बनने वाले सी राजगोपालाचारी राजा जी ने माउंटबेटन को एक कड़वी सलाह दी। उन्होंने कहा, अगर आपने जून 1948 तक इंतजार किया तो आपके पास हस्तांतरण करने के लिए कोई सत्ता ही नहीं बचेगी सिवाय अराजकता के। यह बात माउंटबेटन के दिमाग में घर कर गई। उन्हें समझ आ गया कि अगर देर की गई तो भारत गृहयुद्ध की आग में ऐसा जलेगा कि इतिहास अंग्रेजों को कभी माफ नहीं करेगा। उन्हें जल्द से जल्द निकलना था। उन्होंने एक बहुत बड़ा जुआ खेला और आजादी की तारीख को लगभग 10 महीने पहले खिसका दिया। 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वह ऐलान किया जिसने लंदन से लेकर दिल्ली तक सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा कि भारत अब 1948 में नहीं बल्कि 15 अगस्त 1947 को ही आजाद होगा। साथ ही यह भी घोषणा हुई कि भारत एक नहीं रहेगा, उसके 2 टुकड़े होंगे, भारत और पाकिस्तान। लंदन में बैठे अंग्रेज अधिकारी हैरान थे कि सोने का अंडा देने वाली चिड़िया इतनी जल्दी हाथ से जा रही है, लेकिन भारत में एक अजीब सा माहौल था। एक तरफ आजादी की बेतहाशा खुशी कि अब और इंतजार नहीं करना पड़ेगा और दूसरी तरफ बंटवारे का गहरा दुख। लाखों स्वतंत्रता सेनानियों का सपना पूरा होने वाला था। तारीख तय हो चुकी थी 15 अगस्त, लेकिन सवाल यह था कि आजादी का जश्न 14 अगस्त की रात को ही क्यों शुरू हुआ? 15 अगस्त की सुबह का इंतजार क्यों नहीं किया गया? इसके पीछे एक बेहद दिलचस्प ज्योतिषीय कारण था जो विज्ञान और विश्वास के बीच की एक अनोखी कहानी है। इतिहास गवाह है कि बड़े फैसले अक्सर महलों या संसद में लिए जाते हैं, लेकिन भारत की आजादी का समय तय करने में आसमान के सितारों ने भी अपना वीटो लगा दिया था। लॉर्ड माउंटबेटन ने अपनी जिद और ब्रिटिश संसद की मंजूरी से तारीख तो तय कर दी, 15 अगस्त 1947, लेकिन जैसे ही यह खबर भारत के विद्वान ज्योतिषियों और पंडितों तक पहुंची, एक अजीब सी हलचल मच गई। काशी से लेकर उज्जैन तक देश के बड़े बड़े ज्योतिषियों ने पंचांग खोले और एक सुर में चेतावनी दे दी, 15 अगस्त का दिन किसी भी शुभ कार्य के लिए अत्यंत अमंगलकारी है। यह एक अजीब धर्म संकट था। एक तरफ ब्रिटिश हुकूमत का आदेश था जो तारीख बदलने को तैयार नहीं था, और दूसरी तरफ हजारों साल पुरानी भारतीय आस्था जो कह रही थी कि अगर इस दिन आजादी मिली तो देश पर ग्रहण लग सकता है। यह टकराहट आधुनिक राजनीति और प्राचीन विज्ञान की थी। माउंटबेटन अपनी तारीख पर अड़े थे और ज्योतिषी अपनी गणनाओं पर। तब एक बीच का रास्ता निकाला गया, एक ऐसा रास्ता जो अंग्रेजों की घड़ी और भारतीय पंचांग दोनों को संतुष्ट कर सके। भारतीय ज्योतिष के अनुसार नया दिन सूर्योदय शुरू होता है, जबकि अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक रात के 12 बजे ही तारीख बदल जाती है। तय हुआ कि आजादी का जश्न 14 अगस्त की रात ठीक 12 बजे मनाया जाएगा। अंग्रेजों के लिए 12 बजते ही 15 अगस्त शुरू हो जाएगा और भारतीय मान्यता के अनुसार वह 14 अगस्त की ही रात रहेगी, क्योंकि सूर्योदय नहीं हुआ होगा। यह एक अद्भुत समझौता था जिसने 14 अगस्त की उस तूफानी रात को हमेशा के लिए अमर कर दिया। जैसे जैसे 14 अगस्त का सूरज ढला, दिल्ली का मौसम बदलने लगा। आसमान में काले बादल घिर आए और तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, मानो प्रकृति खुद 200 सालों की गुलामी की गंदगी को धो रही हो। संसद भवन, जिसे तब काउंसिल हाउस कहा जाता था, के बाहर हजारों लोग भीग रहे थे, लेकिन उस बारिश में भीगना किसी को बुरा नहीं लग रहा था। हर बूंद आजादी के अमृत जैसी लग रही थी। रात के 11 बज चुके थे। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में गहमा घामी तेज हो गई थी। उमस और गर्मी थी, लेकिन वहां मौजूद हर शख्स, चाहे वह धोती कुर्ते में हो या शेरवानी में, एक अलग ही ऊर्जा से भरा था। कार्यवाही शुरू हुई। सबसे पहले देश की महान स्वतंत्रता सेनानी और बाद में उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने वाली सुचिता कृपलानी मंच पर आईं। उनकी आवाज गूंजी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और उसके बाद वंदे मातरम। इन गीतों ने हॉल में बैठे
हर व्यक्ति के रोंगटे खड़े कर दिए। यह सिर्फ गाना नहीं था, ये उन लाखों लोगों की चीख थी जो इस दिन को देखने के लिए फांसी पर झूल गए थे। ठीक 11:55 पर जवाहरलाल नेहरू पोडियम की तरफ बढ़े। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। सुई गिरने की भी आवाज सुनी जा सकती थी। नेहरू ने अपना वह भाषण शुरू किया जिसे आने वाली सदियां ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, नियति से मिलन के नाम से जानने वाली थीं। उनकी आवाज में एक भारीपन था, एक जिम्मेदारी का एहसास। उन्होंने कहा, बरसों पहले हमने नियति से एक वादा किया था और अब वह समय आ गया है जब हम अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करेंगे। पूरी तरह से या पूर्ण रूप से तो नहीं, लेकिन काफी हद तक। आज रात जब पूरी दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जागेगा। नेहरू के शब्द किसी जादूगर के मंत्र की तरह काम कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह देश किसी एक धर्म, एक जाति या एक फिरके का नहीं है। यह उन सब का है जो इस मिट्टी से प्यार करते हैं। और फिर वह पल आया जिसका इंतजार सदियों से था। दीवार पर टंगी घड़ी की सुइयां जैसे ही 12 पर मिली, संसद भवन के गुंबद गूंज उठे। लेकिन यह गूंज सिर्फ तालियों की नहीं थी। एक साथ कई शंख बजने लगे। शंखनाद की वह पवित्र ध्वनि अंग्रेजी संसद की दीवारों से टकराई और घोषित कर दिया कि अब यहाँ यूनियन जैक नहीं, तिरंगा राज करेगा। उस पल वहाँ मौजूद लोगों का संयम टूट गया। कठोर से कठोर नेताओं की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वे आंसू खुशी के थे, वे आंसू उन साथियों की याद में थे जो इस सफर में पीछे छूट गए थे। तभी सेंट्रल हॉल नारों से गूंज उठा, लेकिन यह नारे सिर्फ गांधी जी के नहीं थे। वहाँ एक अजीब और सुखद शोर था। लोग चिल्ला रहे थे, महात्मा गांधी की जय। और ठीक उसी जोश के साथ दूसरी आवाज आई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जय। उस रात उस हॉल में सुभाष बाबू की भी जय जयकार हुई। किसी ने यह नहीं सोचा कि वे कहाँ हैं, लेकिन उनकी आत्मा वहाँ मौजूद थी। 51 बैलों के रथ का जिक्र हुआ। क्रांतियों की यादें ताजा हो गईं। गांधी और बोस दो अलग रास्ते, लेकिन मंजिल एक। आज दोनों की जयकार एक ही छत के नीचे गूंज रही थी। इसके तुरंत बाद माहौल फिर संजीदा हो गया। उन झात और अज्ञात शहीदों की याद में 2 मिनट का मौन रखा गया, जिन्होंने अपनी जवानी और अपनी जान इस दिन के लिए कुर्बान कर दी थी। वह खामोशी इतनी गहरी थी कि बाहर बरसती बारिश का शोर भी संसद के अंदर सुनाई दे रहा था। जब नेहरू संसद भवन से बाहर निकले तो नजारा देखने लायक था। बाहर खड़ी हजारों की भीड़ ने सुरक्षा घेरे तोड़ दिए। वरिष्ठ पत्रकार खुशवंत सिंह, जो उस वक्त वहां मौजूद थे, बताते हैं कि वह मंजर शब्दों में बयां करना मुश्किल था। लोग पागलों की तरह रो रहे थे, हंस रहे थे। अनजान लोग एक दूसरे को गले लगा रहे थे। किसी को नहीं पता था कि सामने वाला हिंदू है, मुसलमान है या सिख। उस रात सब सिर्फ आजाद भारतीय थे। नेहरू को देखते ही लोग उनकी तरफ लपके, मानो उन्हें छूकर यकीन करना चाहते हों कि यह सपना नहीं, हकीकत है। लेकिन इस भावनात्मक सैलाब के बीच एक और वाकया होना बाकी था, जो थोड़ा मजाकिया और थोड़ा अजीब था। यह वाकया जुड़ा था एक खाली लिफाफे से, जिसे लेकर नेहरू जी लॉर्ड माउंटबेटन के पास पहुंचे थे। उस लिफाफे में स्वतंत्र भारत के भविष्य की कुंजी होनी चाहिए थी, लेकिन उसमें क्या था यह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। संसद भवन में शंखनाद हो चुका था, लेकिन सत्ता का असली हस्तांतरण अब भी बाकी था। घड़ी की सुइयां रात के 12 बजे को पार कर चुकी थीं। बाहर भारी बारिश हो रही थी, लेकिन दिल्ली की सड़कों पर जश्न की आग ने पानी की बूंदों को भी भाप बना दिया था। जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो अब औपचारिक रूप से आजाद भारत के कर्णधार बन चुके थे, सीधे वायसराय हाउस, आज का राष्ट्रपति भवन, की ओर रवाना हुए। उनका मकसद था लॉर्ड माउंटबेटन को औपचारिक निमंत्रण देना कि वे स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। यह मुलाकात बेहद खास थी। कल तक जो ब्रिटिश हुकूमत के प्रतिनिधि थे, आज वे भारत के सेवक बनने का न्योता स्वीकार कर रहे थे। माहौल में एक अजीब सी नरमी थी। लॉर्ड माउंटबेटन ने इस पल को यादगार बनाने के लिए अपनी खास पोर्ट वाइन की एक बोतल खोली। सोचिए जरा, सदियों की कड़वाहट उस एक पल में मिट रही थी। माउंटबेटन ने खुद अपने हाथों से नेहरू और प्रसाद के लिए जाम छलकाया। उन्होंने अपना गिलास हवा में उठाया और सिर्फ 2 शब्द कहे, जिनमें पूरी कहानी समा गई थी, टू इंडिया, भारत के नाम। नेहरू ने भी मुस्कुराते हुए जाम उठाया। इसके बाद एक बेहद रस्मी पल आया। नेहरू ने अपनी जेब से एक सफेद लिफाफा निकाला और बड़े ही गंभीर होकर माउंटबेटन को थमाया। उन्होंने कहा, लॉर्ड माउंटबेटन, इस लिफाफे में उन मंत्रियों के नाम हैं जिन्हें कल सुबह मेरे मंत्रिमंडल में शपथ लेनी है। माउंटबेटन ने सम्मान के साथ लिफाफा लिया। नेहरू और राजेंद्र प्रसाद वहां से चले गए। जब कमरे में शांति छा गई तो माउंटबेटन ने उत्सुकता के साथ वह लिफाफा खोला और फिर कमरे में एक जोरदार ठहाका गूंज उठा। लिफाफा खाली था, उसमें कागज का एक टुकड़ा भी नहीं था। देश के पहले प्रधानमंत्री आजादी की खुशी और भावुकता में इतने खो गए थे कि मंत्रियों की लिस्ट वाला कागज लिफाफे में डालना ही भूल गए। यह घटना साबित करती है कि उस रात बड़े से बड़ा नेता भी एक आम इंसान की तरह भावनाओं में बह रहा था। इतिहास गवाह है कि कभी कभी सबसे बड़ी संधियों में
स्याही सूख जाती है और कभी कभी सबसे जरूरी लिफाफे खाली रह जाते हैं। उधर संसद और वायसराय हाउस के बाहर की दुनिया एकदम अलग थी। एक अमेरिकन पत्रकार जो उस रात दिल्ली में मौजूद था ने अपनी डायरी में लिखा, दिल्ली की सड़कें आज रात वैसी ही लग रही हैं जैसे नए साल की शाम पर न्यूयॉर्क का टाइम्स स्क्वायर लगता है। सड़कों पर ऐसा हुजूम था कि पैर रखने की जगह नहीं थी। लोग अपनी गाड़ियां वहीं छोड़कर नाच रहे थे। साइकिल पर चलना तो दूर, पैदल निकलना भी मुश्किल था। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई पहचान के सारे बैरियर टूट चुके थे। एक दूसरे को गले लगाते हुए लोग रो रहे थे। कुछ लोग खुशी के मारे इतने थक गए थे कि वे वहीं संसद भवन के लॉन में हरी घास पर और फुटपाथों पर ही लेट गए और सो गए। आजाद भारत की पहली नींद उन्होंने खुले आसमान के नीचे ली। लेकिन आजादी का यह नशा सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं था। पूरे भारत की धड़कनें एक साथ धड़क रही थीं। सपनों के शहर मुंबई, तब बॉम्बे में शहर के मेयर ने ताज होटल में एक शानदार रात्रि भोज का आयोजन किया था, जहां आतिशबाजी से समुद्र किनारा जगमगा रहा था। लेकिन सबसे खूबसूरत तस्वीर आई धर्म नगरी बनारस से। वहां एक मुसलमान ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और हिंदुओं ने तालियों की गड़गड़ाहट से उसका स्वागत किया। यह उस भारत की तस्वीर थी जिसका सपना गांधी जी ने देखा था। उधर उत्तर पूर्व के शिलोंग में एक अलग ही नजारा था। वहां के गवर्नर की अध्यक्षता में 4 नौजवानों ने मिलकर झंडा फहराया। इन चारों में 2 लड़के और 2 लड़कियां थीं, हिंदू और मुसलमान। यह प्रतीक था कि नया भारत न केवल धर्मनिरपेक्ष होगा बल्कि उसमें महिलाओं और पुरुषों की भागीदारी बराबर होगी। रात बीत गई और 15 अगस्त 1947 की सुबह हुई। सुबह के 8:30 बज रहे थे। वायसराय हाउस के दरबार हॉल में एक भव्य समारोह आयोजित किया गया। लॉर्ड माउंटबेटन अपनी पूरी शाही वर्दी में मेडल्स से लदे हुए मंच पर आए, लेकिन इस बार वह ब्रिटिश राजा के प्रतिनिधि के तौर पर नहीं बल्कि स्वतंत्र भारत के सेवक के रूप में खड़े थे। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। नेहरू ने कहा, मैं जवाहरलाल नेहरू विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इसके बाद फेडरल कोर्ट के चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति श्री हरिलाल कानिया ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अन्य मंत्रियों को शपथ दिलाई। दरबार हॉल के बाहर हजारों की भीड़ खड़ी थी जो सिर्फ अपने नेताओं की एक झलक पाने को बेताब थी। जब नेहरू शपथ लेकर बाहर निकले तो चाचा नेहरू की जय और वंदे मातरम के नारों से आसमान गूंज उठा। लेकिन दोस्तों, अभी दिन खत्म नहीं हुआ था। असली परीक्षा तो शाम को होने वाली थी। वही प्रिंसेस पार्क, वही 5 लाख की भीड़ और वही अस्त व्यस्त माहौल जिसका जिक्र हमने कहानी की शुरुआत में किया था। और इन सब के बीच एक सवाल अब भी हवा में तैर रहा था। जिस आजादी के लिए एक बूढ़े फकीर ने लाठियां खाई, गोलियां सहने को तैयार हुआ, वह महात्मा गांधी इस पूरे जश्न में कहां थे? क्यों देश का राष्ट्रपिता देश की राजधानी में नहीं था? अगले भाग में हम चलेंगे उस आखिरी पड़ाव पर जहां कुदरत ने इंद्रधनुष का चमत्कार दिखाया और दूसरी तरफ एक टूटे हुए घर में गांधी जी ने अपनी ही तरह से आजादी का स्वागत किया। 15 अगस्त की शाम ढल रही थी, लेकिन दिल्ली का जोश अपने चरम पर था। सुबह का शपथ ग्रहण समारोह एक अनुशासित रस्मी कार्यक्रम था, लेकिन शाम को इंडिया गेट के पास प्रिंसेस पार्क में जो होने वाला था वह किसी भी नियम कायदे से परे था। योजना के मुताबिक यहाँ शाम 5 बजे एक भव्य सैन्य परेड होनी थी और यूनियन जैक उतारकर तिरंगा फहराया जाना था। आयोजकों ने रस्सियां बांधी थीं, वीआईपी कुर्सियां लगाई थीं और 300 लोगों के बैठने का इंतजाम किया था। लेकिन जब सूरज की किरणें तिरछी हुईं, तो अधिकारियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां 300 नहीं 5 लाख लोग मौजूद थे। भीड़ इतनी घनी थी कि तिल रखने की जगह नहीं थी। बैंड बाजे वालों के लिए एक मंच बनाया गया था, लेकिन लोग उस मंच पर भी चढ़ गए। बैंड वाले अपने ढोल और बिगुल लेकर खड़े तो थे, लेकिन भीड़ ने उन्हें चारों तरफ से इतना जकड़ रखा था कि वे अपनी कोहनियाओं तक नहीं हिला पा रहे थे। ढोल बजना तो दूर, वहां सांस लेना भी जंग जीतने जैसा था। इसी आपाधापी के बीच एक ऐसा दृश्य दिखा जो शायद दुनिया के इतिहास में न कभी हुआ था न कभी होगा। मशहूर लेखक डोमिनिक लैपियर और लैरी कॉलिंस ने अपनी किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में इस रोंगटे खड़े कर देने वाले पल का जिक्र किया है। भीड़ में हजारों औरतें भी थीं जो अपने दूध पीते बच्चों को सीने से लगाए खड़ी थीं। धक्का मुक्की इतनी जबरदस्त थी कि माताओं को डर लगने लगा कि कहीं उनके जिगर के टुकड़े इस जनसैलाब में कुचल न जाएं। ममता ने एक अजीब फैसला लिया। जब भीड़ का दबाव बढ़ता तो औरतें अपने नन्हे बच्चों को हवा में उछाल देती। जी हाँ, आपने सही सुना। जैसे ही धक्का लगता वे अपने बच्चों को रबड़ की गेंद की तरह हवा में उछाल देती और जब भीड़ का दबाव
कम होता तो उन्हें वापस लपक लेती। एक पल ऐसा आया जब हवा में दर्जनों बच्चे एक साथ उछलते हुए दिखाई दिए। लॉर्ड माउंटबेटन की 17 साल की बेटी पामेला माउंटबेटन, जो बग्घी में फंसी यह सब देख रही थीं, उनकी आंखें आश्चर्य से फटी रह गईं। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, हे भगवान, यहाँ तो बच्चों की बारिश हो रही है, लेकिन उस दिन भारत की मिट्टी पर खड़ा कोई भी शख्स गिरने वाला नहीं था, क्योंकि सहारा देने के लिए 5 लाख हाथ मौजूद थे। आखिरकार वह पल आया। माउंटबेटन, जो अपनी बग्घी से इंच भर भी नहीं हिल पाए थे, ने वहीं खड़े होकर इशारा किया। बिगुल तो बज नहीं सका, लेकिन तिरंगा शान से ऊपर चढ़ने लगा। 200 सालों की गुलामी, कोड़ों की मार, काला पानी की सजा और अनगिनत फांसियों के बाद वह 3 रंगों का कपड़ा आसमान में लहराया। और ठीक उसी पल कुदरत ने अपना चमत्कार दिखाया। जैसे ही तिरंगा हवा में खुला, अचानक तेज हवाएं चलने लगीं। आसमान में काले बादल छंट गए और सूरज की आखिरी किरणें बादलों से छनकर आईं। तिरंगे के ठीक पीछे आसमान में एक विशाल इंद्रधनुष उभर आया, मानो प्रकृति खुद भारत की आजादी को सलामी दे रही हो। वह नजारा इतना अलौकिक था कि लोग अपनी सुध बुद्ध खो बैठे। किसी ने इसे ईश्वर का आशीर्वाद कहा तो किसी ने उन शहीदों की मुस्कान, जो बादलों के पार से अपने वतन को आजाद देख रहे थे। लेकिन दोस्तों, जब दिल्ली नाच रही थी, गा रही थी और जश्न में डूबी थी, तब वह शख्स कहाँ था जिसने इस आजादी की नींव रखी थी? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहाँ थे? न तो वे लाल किले पर थे, न संसद भवन में, और न ही इंडिया गेट पर। दिल्ली से 1500 किलोमीटर दूर कलकत्ता के एक बेहद गरीब और दंगों से झुलसे इलाके बेलिया घाटा में एक टूटी फूटी पुरानी हवेली थी, जिसका नाम था हैदरी मंजिल। उस दिन गांधी जी वहाँ थे। 14 अगस्त की रात जब नेहरू जी ट्रिस्ट विद डेस्टिनी वाला ऐतिहासिक भाषण दे रहे थे, तब गांधी जी उसे नहीं सुन रहे थे। उस वक्त रात के 9 बज चुके थे और बापू गहरी नींद में सो चुके थे। उनके लिए आजादी का मतलब सिर्फ अंग्रेजों का जाना नहीं था, बल्कि दिलों से नफरत का जाना था। और उस वक्त देश बंटवारे की आग में जल रहा था। 15 अगस्त की सुबह जब दिल्ली में शहनाइयां बज रही थीं, गांधी जी ब्रह्म मुहूर्त में यानी सुबह 2 बजे ही उठ गए थे। उन्होंने उस दिन कोई मिठाई नहीं खाई, कोई जश्न नहीं मनाया। महात्मा गांधी ने उस दिन 24 घंटे का उपवास रखा। उन्होंने गीता का पाठ किया, चरखा काता और ईश्वर से प्रार्थना की कि भारत के लोगों को सद्बुद्धि दे। दोपहर में वे प्रार्थना सभा में गए, जहां हजारों की भीड़ थी। मजे की बात यह थी कि जहां गांधी जी थे, वहां दंगे थम गए थे। माउंटबेटन ने सही कहा था, जो काम 50,000 हथियारबंद सिपाही पंजाब में नहीं कर पाए, वो काम अकेले एक बूढ़े फकीर ने बंगाल में कर दिखाया। वे 1 मैन बाउंड्री फोर्स थे। यह विरोधाभास ही भारत की असली तस्वीर थी।